नमस्कार। इन्फ्लेशन जीरो हो, महंगाई बिल्कुल ना हो, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, मगर हकीकत में ऐसा है क्या? तो चलिए आज हम लोग डिस्कस इसी बात पे करते हैं कि जीरो इन्फ्लेशन का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होता है लोगों के जीवन पे एज वेल एज कंट्री के इकोनॉमी पे, उसके ग्रोथ पैटर्न पे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 1990 के पहले की जमाने की। 1990 तक अगर देखेंगे तो जापान बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ इकोनॉमी था, मगर 1990 के बाद जापान में ऐसा क्या हुआ कि उस टाइम 90-95 के बीच की बात हम लोग याद करें तो जापान का इकोनॉमी का साइज जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन $5.5 ट्रिलियन थी, वेरएज उस वक्त यूएसए का साइज हुआ करता था $7.5 ट्रिलियन के आसपास, यानी हार्डली 20-25% का ही डिफरेंस था दोनों की इकोनॉमी के बीच में। मगर आज के डेट में जब हम कंपेयर करते हैं तो जापान की इकोनॉमी आज भी तकरीबन $6 ट्रिलियन के आसपास ही है, वेरएज यूएस $30 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है। तो क्या वजह हुई कि यूएस इतना आगे चला गया और जापान जहां का तहां रह गया? तो फर्क वही है, एक इन्फ्लेशन। क्योंकि 90 के बाद के दशकों में देखेंगे तो कहा जाता है कि उसके लिए लॉस्ट डिकेड्स था। ये 90 के बाद से लेके 2010 तक जापान की इकोनॉमी एक डीफ्लेशन यानी माइनस इन्फ्लेशन या जीरो इन्फ्लेशन से गुजरी है, जिसके कारण उस देश की तरक्की जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जितनी बड़ी इकोनॉमी जापान को बनना चाहिए था वो नहीं बना। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखिए तो बड़ी खुशी होती है लोगों को कि महंगाई नहीं है, सुन के अच्छा लगता है, महसूस करके अच्छा लगता है कि लोग चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग सालों दर साल नहीं बढ़ेंगे, ये सोच के तो बड़ा अच्छा लगता है। मगर उसका निगेटिव इंपैक्ट भी बहुत है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे, अगर चीजों के दाम बिल्कुल ना बढ़े, चीज जस्ट के तस वैसे ही मिले, तो धीरे धीरे होता क्या है कि लोग की टेंडेंसी डिफरेंट होने लगती है, बिजनेस के प्रति भी और काम के प्रति भी। साथ ही साथ दूसरा ये होता है कि उसके कारण जो न्यू इनोवेशंस होते हैं, न्यू तरीके के लोग काम करते हैं, वो काम करने की इच्छा कम होती है, क्योंकि महंगाई तो है ही नहीं। जो इन्वेस्टमेंट की तरफ चीजों को जाना होता है वो नहीं जाता। देश का जो टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो या इनकम टैक्स के माध्यम से हो, उसकी कमी हो जाती है और या एज इट इज रह जाती है। तो जो डेवलपमेंट सरकारों को भी करना होता है वो भी कई बार नहीं कर पाती। तो कहने में, सुनने में जीरो इन्फ्लेशन या नो इन्फ्लेशन अच्छा भले लग सकता है, मगर हकीकत तो यह है कि थोड़ा इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा नहीं, एक मेजर्ड वे से, जिस दौर को इंडिया ने भी डिफाइन किया, अभी 4 से 6% के बीच का इन्फ्लेशन एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके माध्यम से इन्फ्लेशन भी चेक होता है और बिजनेस का मोमेंटम भी बना रहता है। जस्ट सोच लीजिए कि कोई रियल एस्टेट का दाम बढ़े ही नहीं, आपके घर के, आपके जमीन के दाम बढ़े ही नहीं, तो क्या आप खरीद के रखेंगे उसको? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे कि दाम ही तो नहीं बढ़ रहा है? या फिर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और जीरो इन्फ्लेशन है और हार्डली कोई कंपनी ग्रो करेगी या इंडेक्स लेवल पे कोई ग्रोथ ही ना हो, तो क्या उस तरफ लोग इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो 4 to 6% का जो एक बैंड भारत सरकार ने रखी है, और ये माना भी जाता है 2 से 6% के बीच का इन्फ्लेशन किसी भी देश की तरक्की के लिए बेहतर है कि थोड़ी महंगाई हो और महंगाई के साथ साथ आप और आपका देश लगातार तरक्की करे। क्यों? कि जब इन्फ्लेशन होता है तो उससे क्या होता है कि मनी सर्कुलेशन कंपैरेटिवली फास्ट होता है, और मनी सर्कुलेशन कंप्लीटली फास्ट होगा तो उससे क्या होगा कि वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के हाथों में, और जितना एक दूसरे के हाथ में पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, उतना ही बेहतर आपकी इकोनॉमी तरक्की करेगी। जो जापान को उदाहरण सिर्फ अकेला नहीं है, उससे पहले जो हम लोग डीप डिप्रेशन का वक्त सुनते हैं 1929 से 1939 यूएसए का, वो भी कुछ उसी दौर से गुजरा था, जिसमें हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो जो चीज सुनने में कभी कभी बहुत अच्छा लगता है वो हकीकत में उतना अच्छा होता नहीं है, और वही है इन्फ्लेशन के साथ। हाँ,
अधिक इन्फ्लेशन अगर हो, जिस दौर से भारत गुजरा है पिछले दशकों में, अगर याद करें तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में हुआ करती थी। अगर हम 2000 ईस्वी से पहले की बात करें तो चिंता का विषय था। यह अच्छी बात बिल्कुल ही नहीं होती है। हमेशा इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड वे से हो, कम हो, मगर हो थोड़ा तो वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, इंडिविजुअल के एंगल से भी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, हम अलग अलग चीजों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और काम के प्रति सचेत रहते हैं, निश्चिंत नहीं रहते हैं। अगर निश्चिंत नहीं रहते हैं तो हम तरक्की करते हैं, और जब हम सब मिलकर तरक्की करते हैं तो हमारा देश भी तरक्की करता है। तो जीरो इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट के रूप में भले लोगों को अपील करे, मगर इकोनॉमी के एंगल से, प्रोग्रेस के एंगल से, ग्रोथ के एंगल से वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता। लिमिटेड इन्फ्लेशन, जो मैंने फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, 2 to 6% के बैंड के बीच में हो तो ये बेहतर है। और भारत की कोशिश लगातार यही है कि इसी बैंड में इन्फ्लेशन को रखें, एटलीस्ट पिछले 8-10 वर्षों से, और इसमें बहुत हद तक सफल भी है। जो गलती जापान ने किया वो गलती दोहराने की जरूरत किसी दूसरे देश को नहीं। यूरोप में भी आपने सुना होगा कि जस्ट 2000 कोविड से पहले का एरा, 2014 से 2016-17 का एरा, वहां भी इन्फ्लेशन जीरो था, वहां भी ग्रोथ ऑलमोस्ट ठप हो गई थी। तो जहां जहां जब जब इस तरह का नौबत आया है, ये उस देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं हुआ। यूरोप जो एक समय में सबसे पावरफुल एरिया माना जाता था, पूरे विश्व में किनका राज होता था, ब्रिटेन का या फिर फ्रांस का या फिर डचेस का, यानी कि यूरोप की अलग अलग कंट्रीज अलग अलग दुनिया को रूल करते थे। और आज के डेट में उनकी पावर क्यों घट गई है? क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ घटने का एक कारण यह है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ भी घटा है। पॉपुलेशन की बात हम लोग किसी और रोज करेंगे, मगर आज ये समझ लीजिए कि थोड़ा इन्फ्लेशन हमारे आपके लिए भी लॉन्ग टर्म में बुरा नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा दुखता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है कि क्यों ये सरकार हो रही है। और एक कारण और भी अपने देश में है कि इन्फ्लेशन एक पॉलिटिकल नारा भी है। जब भी थोड़ी सी दाम बढ़ती है तो लोग हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, और एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इसको चलाया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अत्यधिक इन्फ्लेशन ना हो, मगर मेजर्ड इन्फ्लेशन हो तो बेहतर है जीरो इन्फ्लेशन से। हमको लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको जीरो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ होगा। मगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या हमारी बात से आप सहमत नहीं हो तो काइंडली आइए और हमें बताइए, ताकि हम इसको आगे भी, और भी कोई प्रश्न हो आपको तो वो भी बताइए, ताकि आगे उस पर भी चर्चा हो, डिस्कशन हो, और हम लोग नई नई कॉन्सेप्ट को सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.